ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज की अपनी क्लास है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के बारे में मैं आपको पूरी क्लास में बतला चुकी हूँ कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती हैं। आज शॉर्ट में बताऊंगी कि शिक्षण विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियों का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना। जो शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विधियों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना। छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये मुख्य रूप से परंपरागत विधियाँ और शिक्षक प्रधान विधियाँ। शिक्षक प्रधान विधियों में शिक्षक की प्रधानता होती है और बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक मार्गदर्शक करता है, छात्र ही कार्य करते हैं। छात्र ही करते हैं, लेकिन शिक्षक को सिर्फ मार्गदर्शन करता है। उसी राह पर वो, उसके अनुसार वो छात्र अपना कार्य करता है। आज की अपनी विधि है वाद विवाद विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शिक्षक तथा छात्र मिलकर किसी समस्या या प्रकरण पर, या तो कोई समस्या हो या कोई प्रकरण हो, कोई टॉपिक हो, उस पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा आपसी सहमति द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें दोनों की भूमिका रहती है, शिक्षक और छात्र की। दोनों मिलकर या किसी समस्या हुई, किसी भी समस्या पर, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से रोका जाए या मोबाइल कितना घातक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई प्रकरण है, उस पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए और आपसी सहमत द्वारा उस पर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। किस विधि में? वाद विवाद विधि में। और इस विधि के दो रूप होते हैं, अनौपचारिक वाद विवाद और औपचारिक वाद विवाद। पहला है अनौपचारिक वाद विवाद। इसके लिए किन्हीं निर्धारित नियमों या किसी पूर्व निर्धारित पद्धति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अनौपचारिक वाद विवाद में इसके लिए किन्हीं निर्धारित नियमों, नहीं तो कोई निर्धारित नियमों की या किसी पूर्व निर्धारित कोई पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं होता है कि बालक को कोई निश्चित ऐसा नहीं होता है। इसमें तत्कालिक छात्रों पर कुछ भी है, जो घटना घटित होती है उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, तत्कालिक होता है। इसमें कोई निर्धारित, पहले से कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता है। दूसरा है औपचारिक वाद विवाद। इसमें प्रत्येक कार्य विधिवत ढंग से किया जाता है। इसमें जो भी कार्य करते हैं वो विधिवत ढंग से किया जाता है। इसका संचालन पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। जो इसका संचालन भी है वो पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। इसकी पूरी तैयारी पहले से ही कर ली जाती है या करा दी जाती है। बता दिया जाता है कि आज आपको इस टॉपिक पर या इस समस्या पर आपको ये टॉपिक पर आज इसको नियमों पर आपको इसको विचार करना है। तो इसके बारे में पूर्व सारी विधिवत ढंग से तैयारी की जाती है और पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर ही ये कार्य संपन्न किया जाता है। अब है वाद विवाद विधि के पद।
वाद विवाद विधि के पद। प्रकरण या समस्या का निर्धारण करना। पहला है इसका प्रकरण या समस्या का निर्धारण करना। किसी भी टॉपिक पर या किसी भी समस्या पर वाद विवाद करना। जैसे इसमें क्या करते हैं, दूसरा है समूह का निर्माण करना। तो इसमें दो पक्ष बना दिए जाते हैं, दो समूह बना दिए जाते हैं और उसको एक टॉपिक या कोई समस्या दे दी जाती है, उस पर निर्धारण कर लिया जाता है कि आज पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बोलेंगे या उसके मोबाइल के बारे में बोलेंगे या कोई भी समस्या हो या कोई भी टॉपिक हो, तो उसके बारे में उसी के बारे में ही अपन को आज वाद विवाद करना है। तो उसमें दो समूह बना दिए जाते हैं, एक पक्ष का एक विपक्ष का। जो एक पक्ष जो पक्ष का है वो वाद करेगा, जो विपक्ष में है विवाद करेगा। वाद विवाद ऐसे दो पक्ष बना दिए जाते हैं। जो एक तो जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उसके पक्ष में बोलेगा और जो दूसरा समूह है वो उसके विपक्ष में, जो उसकी हानियां है। एक पक्ष तो लाभ और महत्व बोलेगा और जो दूसरा पक्ष है विपक्ष वाला, वो उसके विपक्ष में उसके तर्क प्रस्तुत करेगा। ऐसे करके उसमें वाद विवाद, जैसे अभी बहुत से स्कूल में कॉलेजों में क्या है, ये प्रतियोगिताएं रखी जाती है वाद विवाद, तो उससे वो एक तरह से ये डिबेट भी कह सकते हैं। तीसरा है वाद विवाद संचालन करना। और ये वाद विवाद संचालन करना, इसमें फिर वो भाई ये समूह प्रकरण हो गया, समस्या होगी, समूह बना दिया, तो उसको फिर आगे वाद विवाद भाई आप अब स्टार्ट कीजिए संचालन करना। तीसरा है वाद विवाद की समीक्षा करना। चौथा है वाद विवाद की समीक्षा करना। वाद विवाद उसके बारे में चर्चा की जाती है, चर्चा करते हैं। फिर आगे पांचवा है शिक्षक का दायित्व। शिक्षक का दायित्व परीक्षण करना। फिर शिक्षक उससे जो भी अपने दायित्व है वो उनके जो उसका दायित्व का निर्वाह करता है और परीक्षण करता है कि जैसे टॉपिक से अलग तो ना हट जाए, है ना, जो टॉपिक है उसी को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। निम्न बातों का वो ध्यान रखते हैं। छठा है इसमें मूल्यांकन करना। फिर बाद में लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है, फिर मूल्यांकन करना होता है। इस विधि के गुण, वाद विवाद विधि के क्या गुण हैं, क्योंकि हर विधि के गुण हैं। कोई भी कार्य हुआ, कोई भी अगर समस्या हुई या कुछ भी टॉपिक हुआ, तो हर इसके पीछे गुण या दोष रहते ही हैं। तो इसके गुण हैं, पहला है छात्रों में सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। छात्रों में सामूहिक रूप से कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास होता है। छात्रों में सामूहिक भावना का विकास होता है और वो सामूहिक रूप से वो कार्य को संपन्न करते हैं। दूसरा है छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता की भावना का विकास होता है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता की भावना का भी विकास होता है। तीसरा है छात्रों में तर्क, चिंतन, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का विकास होता है। छात्रों में डिबेट करते हैं, एक दूसरे से पक्ष विपक्ष करते हैं, तो उनमें तर्क की, चिंतन की, फिर तुलना भी करते हैं, तुलना का, विश्लेषण, संश्लेषण आदि गुणों का विकास होता है। चौथा है यह बालकों में अनुसंधान, खोज की प्रवृत्ति को जन्म देती है। यह है अनुसंधान यानी रिसर्च। ये बालकों में रिसर्च की प्रवृत्ति को भी जन्म देती है, क्योंकि इसमें भी क्या है, टॉपिक निर्धारित होते हैं, तो उस टॉपिक पर जानकारी रखनी पड़ती है, पूर्व जानकारी, या फिर जो पक्ष कह रहा है उसके आधार पर विपक्ष तर्क प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो ये मतलब ये तात्कालिक भी विचारों को प्रकट किया जाता है। एक तरह से ये रिसर्च, तो ये रिसर्च की भी प्रवृत्ति को जन्म देती है, तुरंत तत्काल, है ना। ये बालकों में रिसर्च की प्रवृत्ति को भी जन्म देती है। पांचवा है इस विधि में सभी छात्र भाग लेते हैं। इस विधि में सभी छात्र भाग लेते हैं, जिससे छात्रों में सहिष्णुता की भावना का विकास होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कम बच्चे या एक दो बच्चे, इसमें सभी ग्रुप में भाग लेते हैं,
तो जिस ग्रुप में भाग लेने से क्या होता है, छात्रों में सहिष्णुता की भावना का भी विकास होता है। अब है दोष। इस वाद विवाद विधि के क्या दोष हैं? हर विधि के पीछे गुण हैं तो दोष भी होते ही हैं। दोष, इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं और इसमें बहस चलती है, डिबेट होती है। डिबेट एक तरह से डिबेट मतलब बहस करना, तो एक दूसरे के तर्क, पक्ष फिर विपक्ष, तो ऐसे पक्ष विपक्ष तर्क चलते रहते हैं, तो इसमें समय अधिक लगता है और अनुशासनहीनता का भय बना रहता है, और इसमें अनुशासनहीनता का भी भय बना रहता है। छात्र विषय से भटक कर व्यर्थ की बातें एवं तर्क कर सकते हैं। इसमें छात्र विषय से भटक कर, जो टॉपिक है, जो समस्या है, उसको उस पर हट कर और व्यर्थ की बातें पर और तर्क कर सकते हैं। चौथा है, यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है। ये सिर्फ बड़ी कक्षाओं में भी होती है, छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। ये हो गई आपकी वाद विवाद विधि। ये वाद विवाद विधि कॉलेजों में भी प्रतियोगिता में कराई जाती है, ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि बच्चे प्रैक्टिकल कर सीख सकें। तो इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं और पक्ष और विपक्ष, और फिर उसमें तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। तो प्रैक्टिकल उसमें वो भाग लेते हैं और उस विधि का ज्ञान प्राप्त प्रैक्टिकल रूप से करते हैं। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अभी कोरोना का समय चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी बहुत मुश्किल की घड़ी है। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाते रहें ताकि आपका समय अच्छा जाए और आपका टाइम भी पास होता रहे और पढ़ाई में आपके अध्ययन से भी आप पीछे नहीं रहें और आपका अध्ययन सुचारू रूप से करा सकें। यही हमारी कामना होती है कि आप अच्छे से अध्ययन करें और स्वस्थ रहें। ओके, धन्यवाद।